वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ मशीन्स। और इसके अंदर जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। तो इस वीडियो में हम जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बैलेंसिंग, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस और बैलेंसिंग ऑफ रोटेट सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, balancing of single rotating mass by two masses rotating in different planes, balancing of several masses rotating in the same plane, और सबसे लास्ट में balancing of several masses rotating in different plane। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ मासेस है क्या। द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ड्यू टू इनर्शिया बाय एडिंग और रिमूविंग एक्स्ट्रा मास इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ मासेस। बच्चों, जब कोई पार्ट मशीन या इंजन जब रन कर रहा है तो जो उसके पार्ट्स हैं वो रोटेटिंग पार्ट्स भी हो सकते हैं, वो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स भी हो सकते हैं, और जो उनका मास है उसकी वजह से इनर्शिया फोर्सेस डेवलप होते हैं। लेकिन अगर वो इनर्शिया फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, और बैलेंस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है किसी पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा या एडिशनल मास अटैच हो और उसकी वजह से एक अनबैलेंस्ड इनर्शिया फोर्स क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसको हमने बैलेंस करना है। वो कैसे बैलेंस करेंगे? किसी और एक्स्ट्रा मास को अटैच करके, ताकि उसका जो इफेक्ट आ रहा उसको हम काउंटरएक्ट कर सकें। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ मासेस। ठीक है, तो हम बैलेंसिंग ऑफ मासेस का पर्पस ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पूरा हमारा सिस्टम है उसका जो रोटेटिंग सिस्टम है, हमारा रोटेटिंग मासेस का, रेसिप्रोकेटिंग मासेस का, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारी स्टेबल हो। ठीक है, या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोटेटिंग मासेस की है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हो। जो अनबैलेंस होने के जो कारण है वो क्या हो सकते हैं कि जब हमने उस पार्ट को तैयार किया मशीनिंग से या कास्टिंग से, तो उसके जो मटेरियल था उसकी डेंसिटी जो है वो कहीं कहीं पर कम या ज्यादा हो गई। इसके अलावा और भी कारण होते हैं। ठीक है, वो कारण क्या हो सकते हैं कि जैसे जैसे यूज हो रहा है पार्ट में कुछ मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाता है, वियर एंड टियर की वजह से रिमूव हो सकता है, या वो पार्ट ऐसी कंडीशन में काम करे, वो मशीन ऐसी कंडीशन में काम करे जहां पर फॉरेन मटेरियल्स जो है डिपॉजिट हो जाए उस रोटेटिंग पार्ट में। मान लो कोई पानी के नीचे कोई मशीन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो एडिशनल मास अटैच हो गया तो वो भी अनबैलेंस कर सकता है। तो ये भी हो सकता है कि यूज करते करते कुछ डिफॉर्मेशन हो गया पार्ट में, तो वो बैलेंस हो सकता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से वो अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के व्हील्स आप देखते होंगे कि जब यूज करते करते कुछ अनबैलेंसिंग उनमें आ जाती है, फिर हम उसको करेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो वो किस कारण से हो सकती है? या तो वो बेंड हो गया व्हील, ठीक है, या कुछ रिमूव हो गया उसमें से कुछ मटेरियल, तो उसके अपोजिट कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अटैच करके हम उसको बैलेंस करते हैं। तो आज के टाइम में इस बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर पुराने टाइम के हम कंपेयर करें। क्योंकि जब मशीनें और इंजन जो पुराने टाइम में होते थे वो लो स्पीड पे काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है इस मशीनों में और इंजन्स में, तो वो अब हाई स्पीड और इंजन और स्पीड, हाई स्पीड मशीन आ गई हैं। अब हाई स्पीड होने का मतलब क्या है कि इनर्शिया फोर्सेस ज्यादा इंटेंस हो गए। ठीक है, अब वही मास अगर कम स्पीड पे रोटेट कर रहा तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन वही मास अगर हाई स्पीड पे रोटेट कर रहा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो आज के टाइम में अगर थोड़ा सा भी मास में वेरिएशन है या उसको हमने प्रॉपर बैलेंस नहीं किया तो वो बहुत बड़े नुकसान के रूप में हमारे सामने आ सकता है। पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, मशीन जल्दी खराब हो सकती है, और स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं, और नॉइज प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशंस होंगे। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हमें बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक देखें जिसमें स्टीम टरबाइन का सेटअप है, तो इसमें देखिए कितने सारे रोटेटिंग पार्ट्स हैं। अगर कोई भी पार्ट हमारा अनबैलेंस्ड है
तो वो पूरे जो सिस्टम है ये उस पर इफेक्ट डालेगा, इसके बियरिंग्स पे इफेक्ट डालेगा, शाफ्ट पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो सारा पूरा सिस्टम हमारा प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर हम बैलेंसिंग ना करें तो हमारे को बहुत नुकसान हो सकता है, और इन्हीं वजह से जो आपको दिखाई दे रहे हैं हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। एक तो बैलेंसिंग करके हम वाइब्रेशंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें स्मूथ या स्टेबल ऑपरेशन चाहिए, और इक्विपमेंट की अगर लाइफ को बढ़ाना है, अगर वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है तो उसकी लाइफ ज्यादा रहेगी। अगर वो प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है तो फटीग होंगे, स्ट्रेसेस होंगे, पार्ट्स डिफॉर्म होंगे, तो उसकी वजह से क्या है कि वो जल्दी फेल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे को अगर एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी चाहिए मशीन की, तो ज्यादा हमें उसकी जरूरत है कि वो बैलेंस्ड हो। अगर अनबैलेंस्ड होगा तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा, फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क आएगा और एफिशिएंसी उसकी कम होगी। एफिशिएंसी कम होने का मतलब है कि जो कॉस्ट है उसको ऑपरेट करने की वो बढ़ जाएगी। सेफ्टी भी हमारा कंसर्न है, अगर हम अनबैलेंस्ड है, वाइब्रेशंस की वजह से और पार्ट्स भी लूज हो सकते हैं, जो कि दूसरे पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं, या जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है अगर वो फेलियर हो जाए। प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर वाइब्रेशंस हैं, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर अनबैलेंस्ड है तो आप ड्राइविंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आपको कंफर्ट नहीं लगेगा, आपका स्टीयरिंग जो है स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इसी तरह से मशीन पे अगर प्रोडक्ट को मशीनिंग करें किसी पार्ट की, तो अगर हम उस पे जो कटिंग टूल अगर वो वाइब्रेट कर रहा है या वो पार्ट वाइब्रेट कर रहा है, तो जिस तरह से हम क्वालिटी चाह रहे हैं वो वाली क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी। और जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से नॉइज भी क्रिएट होता है, जो कि आसपास जो लोग हैं काम कर रहे हैं, जो ऑपरेटर, उसको डिस्टरबेंस होगी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान हैं, आप समझ सकते हैं। डैमेज हो सकता है। ठीक है, और सेफ्टी कंसर्न है ही। तो इन सब रिस्क को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस करना होता है पार्ट्स को। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जहां पर हम बैलेंसिंग यूज करते हैं। इंजन की क्रैंकशाफ्ट है, ऑटोमोबाइल व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील्स हैं, स्टीम टरबाइन, रनर्स, कंप्रेसर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयरक्राफ्ट प्रोपेलर्स। तो जहां भी मूविंग पार्ट्स हैं, रोटेटिंग पार्ट्स हैं, वहां पर हम इनको, इस बैलेंसिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। जब भी किसी रोटेटिंग शाफ्ट के साथ कोई मास अटैच है और वो उसके साथ रोटेट कर रहा है और वो अनबैलेंस्ड भी है, तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक, अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनबैलेंस्ड है तो वो शाफ्ट को बेंड कर सकता है और वाइब्रेशंस भी क्रिएट कर सकता है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल के इफेक्ट को खत्म करने के लिए उस मास के अपोजिट एक दूसरा मास लगाया जाता है जो कि उसके इफेक्ट को खत्म करेगा। और वो इस तरीके से लगाया जाता है ताकि दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहे और अपोजिट रहे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस को: द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग second mass in order to counteract the effect of the centrifugal force of the first mass is called balancing of rotating masses. To achieve proper balancing, various techniques and equipments are employed, including static and dynamic balancing machines, mass addition or removal, and precision measurement instruments. इसके अलावा जो रेगुलर मेंटेनेंस है और पेरियोडिक बैलेंसिंग चेक्स, वो इंश्योर करते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल रहे। ठीक है, और उसकी जो सर्विस लाइफ है वो हमारी इंप्रूव होती रहे, वो हमारे को ज्यादा मिले। अब बात करते हैं हम व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग। A system of rotating masses is said to be in static balance if the center of gravity of the system of masses lie on the axis of rotation। यानी कि किसी शाफ्ट पे मासेस अटैच हैं, ठीक है, अगर उन सब मासेस का जो सेंटर है या उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रही है, तो वो हम कह सकते हैं वो रोटेटिंग मासेस का सिस्टम
स्टैटिकली बैलेंस्ड है। ठीक है, मान लो एक रोटर है जो कि एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ ओमेगा रेडियन पर सेकंड के साथ जो है रोटेट कर रहा है, और उसमें बहुत सारे मासेस अटैच हैं अलग अलग रेडियस पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, और एक मास r1 रेडियस पे है, और एक मास r2 रेडियस पे है, और एक मास r3 रेडियस पे है। और एक्स एक्सिस के साथ अगर हम उनको एंगल को मेजर करें, उनकी रिलेटिव पोजीशन को, तो मास m1 जो है वो θ1 एंगल बना रहा है, और मास 2 θ2, और मास 3 θ3 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर इसको स्टैटिकली बैलेंस्ड होना है तो क्या होगा, तो जितन इन मासेस की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो क्रिएट हो रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, या सिग्मा एम आर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is equal to zero, and summation of all horizontal component of the centrifugal force is equal to zero। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक बैलेंस है, जो गियर्स हैं, रोलर्स हैं, पुलीज हैं, फ्लाई व्हील्स, कैम्स और इम्पेलर्स, इनमें जो है स्टैटिक बैलेंस किया जाता है। डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होती है? A system of rotating masses is said to be in dynamic balance if there does not exist any resultant centrifugal force and couple। तो स्टैटिक बैलेंस में तो क्या था, तो हमारा जब भी सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट वो जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर उसको डायनामिकली भी बैलेंस्ड होना है, डायनामिकली अगर बैलेंस्ड होना है तो जो कपल्स क्रिएट हो रहे हैं उन फोर्सेस की वजह से वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, उनका रिजल्टेंट भी जीरो होना चाहिए। तो जैसे आपको नजर आ रहा है इस फिगर में, दो मास हैं m1 और m2, एक दूसरे से l डिस्टेंस पे हैं, और ओमेगा रेडियन पर सेकंड की स्पीड से वो रोटेट कर रहे हैं शाफ्ट के साथ। तो स्टैटिकली बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, एम आर साइन थीटा समेशन जीरो है, एम आर कोस थीटा समेशन जीरो है। इसके अलावा जो कपल क्रिएट हो रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, यानी कि सिग्मा एम आर एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड सिग्मा एम आर एल कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि फोर्सेस भी बैलेंस होना चाहिए और कपल भी बैलेंस होना चाहिए, तब वो जाके वो डायनामिकली बैलेंस होगा सिस्टम। अगर डायनामिकली बैलेंस्ड है कोई सिस्टम तो वो स्टैटिकली बैलेंस अपने आप ही हो जाता है, लेकिन कोई स्टैटिकली बैलेंस्ड हो तो जरूरी नहीं है कि वो डायनामिकली भी बैलेंस्ड हो। हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। बैलेंसिंग ऑफ single rotating mass by a single mass rotating in the same plane, balancing of a single rotating mass by two masses rotating in different planes, balancing of different masses rotating in the same plane, and balancing of different masses rotating in different planes। हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, balancing of single rotating mass by a single mass rotating in the same plane, balancing of a single rotating mass by two masses rotating in different planes, balancing of different masses rotating in the same plane, and balancing of different masses rotating in different planes। तो ये वन बाय वन ये टॉपिक्स हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। सपोज ये शाफ्ट का एक्सिस है और उस पे एक ये मास m1 है जो कि डिस्टर्बिंग मास है। ठीक है, जो कि बैलेंस्ड नहीं है, और वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड के स्पीड से, एंगुलर स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, और उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है r1।
ठीक है, तो अगर हम साइड से देखेंगे तो वो हमारा एंड व्यू ऐसा नजर आएगा। तो इसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, मान लो FC1 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MC1, वो होगा M1R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उस पर शाफ्ट पे एक्ट करेगा, और वो रेडियली आउटवर्ड जो है एक्ट करेगा, क्योंकि वो सेंटर से दूर जाना चाहेगा मास, ठीक है, और इसकी वजह से शाफ्ट पे मूवमेंट भी प्रोड्यूस होगा। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए या उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अदर मास जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग मास M2, वो उसके अपोजिट हम अटैच कर देते हैं, और मान लो उस को हमने अटैच किया रेडियस R2 पे। लेकिन मास और रेडियस इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी M2 की वजह से जो क्रिएट होगा उसका मैग्नीट्यूड M1 की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है उसके बराबर हो, ताकि फिर उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू मास M2 इज इक्वल टू FC2 इज इक्वल टू M2R2 ओमेगा स्क्वायर। तो मान लो ये इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। अब क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो दोनों फोर्स जो हमारे बराबर होने चाहिए, यानी कि FC1 शुड बी इक्वल टू FC2। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं M1R1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू M2R2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा जो है दोनों के लिए सेम है क्योंकि एक ही शाफ्ट पे है। तो हम लिख सकते हैं M1R1 M इज इक्वल टू M2R2। ठीक है, तो यानी कि हमें M1R1 के बराबर M2R2 को लेके आना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ M1 इंटू R1 शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ M2 एंड R2 के प्रोडक्ट के बराबर। तो अगर हम M1 के बराबर ही M2 ले लेते हैं तो M2 का रेडियस भी हमें R1 के बराबर लेना है, या M2 को हम कम लेते हैं तो R2 को ज्यादा लेना होगा। तो इस तरह से हम जो है एक सिलेक्ट करते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर हो। तो ज्यादातर केस में तो हम क्या करते हैं कि मास को कम रखते हैं, रेडियस जितना मैक्सिमम में मिल सकता है उस पे लेते हैं, क्योंकि मास अटैच करने का मतलब है मटेरियल लगाना, और मटेरियल जो है वो उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास इन द सेम प्लेन, रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। तो एक सिंपल सा एक टॉपिक था ये हमारा। लेकिन अगर हमें उसके कपल्स को भी बैलेंस करना है, जो कपल क्रिएट हो रहा है, तो हमें उसको डायनामिकली भी बैलेंस करना पड़ेगा। Sometimes it may not be possible to introduce a single mass in the plane of rotation of the disturbing mass। या तो हम उसी प्लेन में अदर मास जो है अटैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, then by introducing a single mass in a plane parallel to the plane of rotation of disturbing mass the force can be balanced। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक दूसरा प्लेन लेंगे जो कि पहले मास के पैरेलल में है, जो जिस प्लेन में पहला मास है, तो उससे भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, वो एक अनबैलेंस्ड कपल को इंट्रोड्यूस करेगा। तो हम अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि उस सिंगल मास रोटेटिंग जो है, सिंगल रोटेटिंग मास जो उस प्लेन में, उसके दो तरफ हम मास लगाएंगे ताकि कपल भी बैलेंस रहे और फोर्सेस भी बैलेंस हो। In order to put the system in complete balance, a minimum of two balancing masses must be introduced, and the three masses must be so arranged that the resultant dynamic force and couple acting on the shaft is zero। ठीक है, तो तीनों मिलके जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेंगे उन सब का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, और जो कपल क्रिएट हो रहा है वो भी हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए।
तो इसके लिए हमारी कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? द नेट डायनामिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट शुड बी 0 एंड द नेट कपल शुड ड्यू टू डायनामिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू 0। दैट इज सिस्टम ऑफ मासेस इज डायनामिकली बैलेंस्ड। तो इसको हम इस तरीके से अगर हम बैलेंस करते तो डायनामिकली उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें भी दो तरह के केस हो सकते हैं। पहला, द प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास में बी इन बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द टू बैलेंसिंग मासेस, यानी कि ये हमारा जो है m हमारा डिस्टर्बिंग मास है और ये दो मासेस जो हम अटैच करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, उनके जो दो प्लेन है इसके दोनों तरफ है, यानी कि वो बीच में है। या फिर ये हो सकता है कि डिस्टर्बिंग मास हमारा एक साइड है और जो बैलेंसिंग मासेस है वो उसके राइट साइड में है दोनों या लेफ्ट साइड में। तो इन दोनों केसेस को हम वन बाय वन देखते हैं। पहला केस है जब डिस्टर्बिंग मास है हमारा दोनों बैलेंसिंग मासेस के प्लेन के बीच में है। अब इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मास m की वजह से, मान लो वो है Fc और उसको हम लिख देते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड है उस शाफ्ट की। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लो मास m1 लगाया हमने L प्लेन में, मान लो एक ये प्लेन है जो मास m के लेफ्ट साइड में है, उसमें हमने एक बैलेंसिंग मास लगाया m1, उसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा Fc1 इज इक्वल टू m1 Lr1 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से जो उसके राइट में एक और मास लगाया हमने बैलेंस करने के लिए, वो जो है m प्लेन में है, उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो है m2r2 ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि अगर ये सिस्टम हमारा बैलेंस्ड है तो क्या होना चाहिए, जो नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है शाफ्ट पे वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि Fc इज इक्वल टू Fc1 प्लस Fc2 और एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m1r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m2r2 ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्योंकि सब तीनों के लिए सेम है तो उसको हम हटा देते हैं, तो एम आर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। दूसरा, द नेट मूवमेंट एक्टिंग ऑन द शाफ्ट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मान लो जो प्लेन m है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन को p पे, तो p के अबाउट हम फोर्सेस के मोमेंट लेते हैं। तो एक तो मोमेंट इसमें आपको लगेगा कि क्लॉकवाइज है और एक m1 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज है। तो बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसका मूवमेंट क्या होगा, एफ सी इंटू L2 क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसकी वजह से Fc1 इंटू L एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं हम m1r1L इज इक्वल टू mrL2, या m1r1 इज इक्वल टू mr इंटू L2 बाई L। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम Q के अबाउट मोमेंट लेते हैं। Q क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्लेन L एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें भी ऐसे ही m2r2 इंटू L, ठीक है, क्योंकि इस मास का इससे डिस्टेंस कितना L, m2r2 L इज इक्वल टू mr इंटू L1, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है L1, ठीक है। तो ये हो गया m2r2 इज इक्वल टू mr इंटू L1 अपॉन L। ये तीसरी इक्वेशन है। अब इन तीनों इक्वेशन से हम बैलेंसिंग मासेस की वैल्यूज निकाल सकते हैं और रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा केस है, अब दोनों जो बैलेंसिंग मास हैं वो एक तरफ हैं, यानी फिर दोनों के प्लेन जो डिस्टर्बिंग मास का जो प्लेन है उसके राइट साइड में है। तो इस केस में भी हम देखते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो Fc mr ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से इसकी वजह से जो फोर्स है m1r1 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वजह से है वो m2r2 ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि ये सारे के सारे बैलेंस्ड होने चाहिए, इनका नेट इफेक्ट 0 होना चाहिए, तो Fc प्लस F2 Fc2 इज इक्वल टू Fc1।
यानी दोनों ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं मान लो, तो दोनों का इफेक्ट जो है इसके अकेले के बराबर होना चाहिए। एफ सी प्लस एफ सी टू इज इक्वल टू एफ सी वन, और एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन आर वन इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एम आर प्लस एम टू आर टू प्लस एम वन आर वन इज इक्वल टू, तो ये होगी इक्वेशन 1। ठीक है, और जो मोमेंट है इसी तरह से मोमेंट लेके देखते हैं। तो पी के अबाउट लिया, ये पी पॉइंट है, तो एफ सी वन यानी कि एम वन की वजह से जो फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी इज इक्वल टू एल, एफ सी वन इंटू एल इज इक्वल टू एफ सी इंटू एल टू। एफ सी किसकी वजह से, एम की वजह से, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से कितनी है, एल टू। तो ये दोनों मोमेंट जो है बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसका क्लॉकवाइज मोमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर हैं। तो इससे हमारा निकल के आता है एम वन आर वन इज इक्वल टू एम आर एल टू बाई एल। तो इक्वेशन 2। इसी तरह से क्यू के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एम टू आर टू इज इक्वल टू एम आर एल वन बाई एल। अब इन्हीं तीन इक्वेशन से 1 2 3 से हम बैलेंसिंग मास और उनके रेडियस निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा एक मेथड है इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। अब अगर ऐसा हो कि एक मास नहीं है जो डिस्टर्बिंग मास है, बहुत सारे मासेस हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। तो अब कैसे करें, क्योंकि अब पिछले केस में तो हमने क्या किया था, अभी उसके अपोजिट में लगा दिया मास और उससे बैलेंस कर दिया। अब इतने सारे मासेस को हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसका क्या तरीका है। सपोज, तो सबसे पहले हम उसके लिए बनाते हैं स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम का मतलब क्या है कि सभी की जो रिलेटिव पोजीशन है हम उसमें एंगुलर पोजीशंस दिखाते हैं। ठीक है, शाफ्ट का एंड व्यू अगर हम देखें तो मान लो हमारे को मासेस इस तरह से नजर आएंगे। मान लो किसी पोजीशन पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, उस पर जो है m1 जो है वो थीटा वन एंगल बना रहा है, और m2 जो है थीटा टू, और m3 जो है थीटा थ्री, और m4 जो थीटा फोर। तो ये चार मासेस हैं, m1 m2 m3 एंड m4। ठीक है, ये जो है r1 r2 r3 r4 पे एक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, और थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर एंगल ऑफ मासेस हैं। कहाँ से, ये एक ही लाइन से मेजर किए गए एंगल है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ओ एक्स जो लाइन थी ओरिजेंटल, उससे हमने मासेस जो है मेजर किए। सपोज इनकी जो स्पीड है रोटेशन की वो है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। अब इनकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आ रहे हैं वो एफ सी वन एफ सी टू एफ सी थ्री एफ सी फोर एंड एफ सी। अभी आप ये एफ सी और इसको भूल जाइए, रिजल्टेंट और ये जो डॉट लाइन दिखाई है ये बाद में इसमें दिखाएंगे, इनका बताएंगे कहाँ से आए। ठीक है, अब इसको हमने बैलेंस कैसे करना है, सिंगल मास से। इन सबको हम बैलेंस कर सकते हैं एक सिंगल मास से, और इसके जो तरीका है वो एक एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं और वो ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल मेथड की। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी मासेस अटैच हैं, रोटेट कर रहे हैं, उन सब के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एम आर ओमेगा स्क्वायर पूरा निकालने की जरूरत है, क्योंकि ओमेगा सबके लिए कॉमन है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को केवल एम आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यूनिट रहेगी उसकी केजी मीटर। तो मास एंड रेडियस ऑफ द रोटेशन। अब उन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को अगर हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या आएंगे। जैसे इसको हमने रिजोल्व किया हॉरिजॉन्टली, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्ट m1 r1 cos थीटा वन। इसी तरह से m2 का m2 r2 cos थीटा टू। इसी तरह m3 का m3 r3 cos थीटा थ्री। इसी तरह से m4 का m4 r4 cos थीटा फोर। तो ये हो गए इनके सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, m1 r1 को साइन थीटा वन।
इसी तरह से इसका भी इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट और इसका, इन सब को निकाल के हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, और इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट्स को अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यूज आएंगी उनकी, इनको हम बोल देते हैं, मान लो सिग्मा एच इज द समेशन ऑफ all the horizontal components of the centrifugal force, and sigma v is the summation of algebraic sum of vertical components of all the centrifugal force due to various masses। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना आप। उसका रिजल्टेंट क्या होगा, एफ सी, मान लो उसका रिजल्टेंट है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का रिजल्टेंट मान लो एफ सी है। वो कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का। तो इससे हमारा जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट का, और अब किस एंगल पे वो एक्ट कर रहा है उसका फार्मूला था टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स का समेशन और ये हॉरिजॉन्टल का। तो ये जो वैल्यूज यहाँ निकली थी वो हमने यहाँ रख के थीटा भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आया है। अब आप ये समझिए कि इन सब फोर्सेस का इफेक्ट इस केवल एक इस रिजल्टेंट के बराबर है। तो हम इन सब को भूल जाते हैं, केवल ये मानते हैं कि अब केवल ये रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, इन सब के बदले केवल एक ये फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये हमारा केस क्या आ गया, सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन एंड दैट मास कैन बी बैलेंस्ड बाय द सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन बाय अटैचिंग इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि इस रिजल्टेंट के इफेक्ट को खत्म करना है, तो हमारे केस को अपोजिट डायरेक्शन में इसी मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं और इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगा के, तो इसका मतलब हमारा ये पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहना जो रिजल्टेंट का है, तो मैग्नीट्यूड मिल गया इसका बैलेंसिंग फोर्स का। अब हमने रेडियस निकालना है, रेडियस जो है हम निकाल लेंगे सुटेबली। हमारा मास और रेडियस का प्रोडक्ट जो है वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। द बैलेंसिंग फोर्स इज देन इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका एंगल क्या मिलेगा हमारे को, ये तो हो गया रिजल्टेंट का। अब रिजल्टेंट के अपोजिट जाएंगे तो 180 डिग्री जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो ये थीटा जो आएगा बैलेंसिंग फोर्स का, वो आएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस थीटा डैश। अब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, अब जो हमने मास अटैच करना है किसी रेडियस पे, मान लो हमें रेडियस दे रखा, केवल हमने मास की वैल्यू पता करनी है, तो उसको हम रखेंगे जो मैग्नीट्यूड आया फोर्स का किसके बराबर, m इंटू आर। आर अगर हमारे पास है तो हम मास को निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, या केवल हमारे को मास दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासेस इन द सेम प्लेन बाय ए सिंगल मास इन द सेम प्लेन। जो एंगल हम आया इसका 180 डिग्री प्लस थीटा डैश, वो इधर से मेजर करके आया, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो एंगल है वो ये इतना डिग्री एंगल है, मेजरिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस या फ्रॉम द लाइन ओ एक्स, या आप इधर से बता दो। ठीक है, तो ये एंगल मेजर करके मान लो 360 डिग्री है, इसमें से ये लेस हो जाएगा तो ये बच गया, तो वो बताना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू इतना डिग्री मेजरिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द ओ एक्स। तो ये तो था हमारा एनालिटिकल मेथड। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, जो कि इससे बहुत आसान है और ज्यादातर चांसेस होता है कि इसी मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो स्पेसिफिकली उसमें लिखा होगा एनालिटिकल मेथड से बताओ, या ग्राफिकल मेथड से बताओ, या दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा, केवल आपसे केवल रिजल्ट मांगा है, तो आप अपनी मर्जी से ग्राफिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड यूज कर सकते हैं। तो कोशिश ये करना कि ग्राफिकल मेथड यूज करें, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं स्पेस डायग्राम। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, उसके
रेफरेंस में ये सभी मासेस हमने एंगल मेजर करके दिखा दिए। ठीक है, और कोशिश करो कि प्रॉपर मेजर करके ये आप एंगल्स इसमें लगाएं। ठीक है, ताकि आपको वेक्टर डायग्राम बनाने में आसानी रहे। और दूसरा बनाते हैं वेक्टर डायग्राम। ठीक है, अब ये कैसे बनाते हैं ये आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले स्पेस डायग्राम बनाया। ठीक है, एंगुलर पोजीशन सबकी आपने बता दी। अभी आप ये रिजल्टेंट और इसको भूल जाइए। अभी हमारे पास केवल M1, M2, M3 और M4 है, उनकी वजह से FC1, FC2, FC3 और FC4 एक्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालने हैं M इंटू R। जैसे M1 R1 किसके बराबर है, ये FC1 के बराबर है। तो सभी के मैग्नीट्यूड निकाले हमने केजी मीटर में। उसके बाद हमने एक स्केल लेनी है जो कि वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए यूज होगी। ठीक है, तो उस स्केल में हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर को केजी मीटर के बराबर रखेंगे। भाई इतने केजी मीटर जो है इतने मिलीमीटर के, या 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर इतने केजी मीटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद स्केल लेने के बाद अब जो सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू आ गई है उसको यूज करके हम जितने भी ये फोर्सेस हैं इनके पैरेलल हम वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने वेक्टर ए बी ड्रॉ किया जो रिप्रेजेंट करता है FC1 को। ठीक है, हमने सेंटीमीटर में उसकी लेंथ आ गई हमारे पास, तो उसको मेजर किया और इसके पैरेलल हमने FC1 ड्रॉ कर दिया। या इसके पैरेलल अगर लेने में दिक्कत है तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और वहां से आप मेजर कीजिए डी के साथ, प्रोट्रैक्टर के साथ। ठीक है, θ1 मेजर किया और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि वेक्टर ए बी हमारा बन जाएगा। अब अगला वेक्टर जो है वो FC2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसकी लेंथ भी हमें पता है केजी मीटर से हमने कन्वर्ट की है। अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ए पहले वेक्टर का एंड पॉइंट होगा, यानी कि बी से शुरू होगा और इसके पैरेलल। ठीक है, इसके पैरेलल जो ये हमारा वेक्टर BC बनेगा। अब इसका भी तरीका यही है कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए एंड पॉइंट पे जो वेक्टर ए बी था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए और वहां से एंगल मेजर कीजिए और फिर वहां से ये लाइन जो है ड्रॉ करो। इसी तरह C वहां से शुरू होगा जहां पर पहला इससे पीछे वाला वेक्टर खत्म हुआ था। ये किसके पैरेलल है, ये FC3 के पैरेलल है। FC4 किसके पैरेलल, DE किसके पैरेलल है, FC4 के। तो अगर ये आपका सिस्टम ऑलरेडी बैलेंस्ड है फिर तो क्या होगा कि ये जो लास्ट वेक्टर है वो आपके पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएगा। ठीक है, वो पॉलीगन हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड नहीं है सिस्टम तो हमारा जो लास्ट वेक्टर है वो कहीं अलग खत्म होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आएगा, यानी कि एक ओपन लूप होगा हमारा ये। अब जो डिस्टेंस बची हमारी लास्ट वेक्टर के एंड पॉइंट और फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को। ठीक है, तो अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, यानी कि ए को ई से मिलाया, ठीक है, और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है उनके बाकी वेक्टर्स के अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, बन गया हमारा ए ई, एक जो वेक्टर है वो हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, अब रिजल्टेंट का मतलब है कि ये अकेला जो है इन सब के बराबर इफेक्ट डाल सकता है, यानी कि इन सब के बराबर ये अकेला फोर्स है। अब इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ई को मेजर कर लेंगे स्केल से। हमारे सेंटीमीटर में आ गया और सेंटीमीटर से हमने उसको केजी मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है अब हमारे पास रिजल्टेंट आ गया और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। इसके अलावा और उसका जो डायरेक्शन है वो भी मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और उससे मेजर करो इसका एंगल, तो ये एंगल भी आ गया। ठीक है, उस एंगल पे हम रिजल्टेंट ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये FC क्या है, रिजल्टेंट। अब इन बाकी मासिस को भूलिए, केवल अब ये रिजल्टेंट है जिसको हमने बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना, हमने इसके अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है। ठीक है, तो यानी कि इसके 180 डिग्री अपार्ट एक फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, वो बैलेंसिंग फोर्स हो जाएगा।
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने इसका निकाल ही लिया, ठीक है, कन्वर्ट करके केजी मीटर सेंटीमीटर से केजी मीटर में, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया हमारा बैलेंसिंग फोर्स। अगर हमें इसका रेडियस दे रखा है पहले से भी इतने रेडियस पे लगाना है, तो एफ सी इज इक्वल टू एम आर करके उसका रेडियस निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें मास दिया रेडियस निकालना, तो मास रख के वैल्यू रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा बता रखा है कि किस तरह से हमने इसमें एंगल मेजर किए। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, दोबारा से एक बार फिर बता देते हैं क्या करना है हमने। सबसे पहले हमने स्पेस डायग्राम बनाया, एंगुलर पोजीशंस दिखाई, ठीक है। फिर उसके बाद सभी के मैग्नीट्यूड निकाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के, एम आर, ठीक है। और उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया, एक स्केल लेके, स्टेबल स्केल लेना है, और उस स्केल के हिसाब से हमने वो वेक्टर के बना लिए सभी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और ये अलग अलग वेक्टर हैं सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो लास्ट वेक्टर को हम फिर मिला देंगे फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वेक्टर के एंड पॉइंट से, वो हमारा रिजल्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट अगर आ गया तो उसके अपोजिट हमने उसी मैग्नीट्यूड का बैलेंसिंग फोर्स लगाना है, ठीक है। और वो बैलेंसिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो रिजल्टेंट का एंगल है उसमें 180 डिग्री प्लस हो जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है तो यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल हो गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करना है और क्लॉकवाइज करना है तो इस डायरेक्शन में। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। Four masses M1, M2 and M4 are 200 kg, 300 kg, 240 kg and 260 kg are respectively. The corresponding radius of rotation are 0.2 meter, 0.15 meter, 0.25 meter and 0.3 meter respectively. The angles between successive masses are 45 degree, 75 degree and 135 degree. अब इसने बोला सक्सेसिव मासेस के बीच में, अब एक रेफरेंस लाइन से ये एंगल नहीं मेजर किया, यानी कि हर दो मासेस के बीच में जो एंगल है वो बताया। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंस मास रिक्वायर्ड इफ द रेडियस रोटेशन इज 0.2 मीटर। अब ये कह रहा है कि एक बैलेंस मास लगाओ जो कि इनको सिस्टम को बैलेंस कर दे, और उसका रेडियस जो है रोटेशन 0.2 मीटर होना चाहिए। हमारे को रेडियस उसका पहले ही दे दिया, तो इस तरह से जो डाटा दिया है हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं, M1, M2, M3, M4, ठीक है। उनका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है मीटर में, और जो बैलेंसिंग मास का रेडियस दिया हमें 0.2 मीटर, ठीक है। और जो सक्सेसिव मासेस उनके बीच में एंगल दिया है, तो M1 और M2 के बीच में कितना एंगल है 45 डिग्री, और M2 और M3 के बीच में 75 डिग्री, और M3 M4 के बीच में है 135 डिग्री। तो इसको हम थीटा वन थीटा टू की फॉर्म में ले आएंगे। तो पहला मास को हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो, तो उसका एंगल हो गया 0, और थीटा टू उसके साथ 45 डिग्री बना रहा है दूसरा मास, तो वो 45 डिग्री हो गया। तीसरा मास भी हम वहीं से मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल मास से ही, तो 45 डिग्री तो थीटा टू के हो ही गए थे मास टू के, और मास टू और मास थ्री में 75 डिग्री और था, तो उन दोनों को मिला के 120 डिग्री। इसी तरह से थीटा फोर मास फोर जो एक्ट करेगा, तब इसको हम दोनों तरीके से करके देखेंगे, एनालिटिकली भी और ग्राफिकली भी। तो एनालिटिकल मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी
सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं M1 R1, M2 R2, M3 R3 और M4 R4। इनको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है, यानी कि सिग्मा H निकालना हमने इन सब का एल्जेब्रिक सम करके। तो आप देख सकते हैं ये 40 cos 0 डिग्री, क्योंकि आप देखोगे इसमें हमने जो 200 केजी मास है यानी कि M1 को हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया है और उसी से हमने मेजर किया एंगल। ठीक है, और एंगल का मैंने आपको बता ही दिया कि सक्सेसिव मासेस के बीच में एंगल दिए थे, हमने उनको एक ही जगह से मेजर करके फिर उनको निकाला, तब वो θ1 θ2 θ3 θ4 आए। यानी कि 200 केजी मास के साथ ही हमने सबको मेजर किया। ये वाले थे उनके अलग अलग मासेस के बीच के एंगल, लेकिन हमने ये वाले न्यूमेरिकल में, ये सॉल्यूशन में हमने ये यूज करने। तो 40 cos 0 डिग्री, 45 cos 45 डिग्री, 120 60 cos 120 डिग्री, 78 cos 255 डिग्री। तो ये क्या है, इन सब के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई किया है, तो सबको आ गए हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और सबको जोड़ के हमारे पास आ गया 21.6 केजी मीटर। अब उनको वर्टिकली जब हम उनको रिजोल्व करते हैं, M1 R1 sin θ1 sin θ2, इस तरह से हमने किया इनको 40 sin 0 डिग्री, 45 sin 45 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8.5 केजी मीटर। ठीक है, अलजेब्रिक सम में ये ध्यान रखना है कि कहीं पर माइनस का साइन भी आएगा तो उससे ये मत सोचना कि हमने सम ही करना है, जहां पर माइनस का साइन है वहां पर माइनस करना है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके आएगी उसको हमने विद साइन रखना है और उसी हिसाब से हमने निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन आ गया 21.6 केजी मीटर और वर्टिकल कंपोनेंट्स का आ गया 8.5 केजी मीटर। अब रिजल्टेंट का फार्मूला लगाकर, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाया अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर और सिग्मा वी का स्क्वायर, और हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो आया 23.2 केजी मीटर। ओके, अब इसका हमें, ये रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट का मतलब है कि वो चारों जो मासेस हैं उनकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट आ रहा है उन चारों मासेस की वजह से, उन सब के बराबर ये अकेला फोर्स इफेक्ट डालेगा। अगर ये अकेला फोर्स उनके बराबर इफेक्ट डाल रहा है तो इसके अपोजिट अगर हम ऐसा मास लगाए एक पर्टिकुलर रेडियस पर, तो वो हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फोर्स। और बैलेंसिंग फोर्स किसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक मास लगाना पड़ेगा और एक उसके एक रेडियस होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं रिजल्टेंट को mr इज इक्वल टू 23.2। तो m किसके बराबर हो जाएगा 23.2 बाई आर। आर हमारे को दिया हुआ है ऑलरेडी 0.2 मीटर, यानी कि जो हमारा बैलेंसिंग मास लगेगा वो है 116 केजी, 116 केजी। अब कितने एंगल पे करेगा, ठीक है, अब जो एंगल इस फार्मूले से आएगा वो आएगा रिजल्टेंट का 21.48 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने जो बैलेंसिंग फोर्स लगाना वो उसके अपोजिट लाना है, वो 180 डिग्री पार्ट होएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा थीटा कितना हो जाएगा फिर 180 डिग्री प्लस 21.48 डिग्री। तो इस एंगल पे हमारा बैलेंसिंग मास लगेगा। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं दोबारा, इनका रिजल्टेंट आया था, रिजल्टेंट किधर आया था, ये हमारा रिजल्टेंट है ये, इसका एंगल कितना आया था थीटा डैश। हमने इस रिजल्टेंट के अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना, वो किससे आएगा, एक मास अटैच करेंगे 0.2 मीटर पर, और सेम मैग्नीट्यूड होने के लिए फिर हमने मास की वैल्यू निकाली उस फार्मूले से। ठीक है, और जो ये एंगल मेजर किया वो कहां से मेजर होगा, जितना ये एंगल है उसमें 180 डिग्री और ऐड करके, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये हो गया। तो ये था हमारा एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो जब ये एंगल लिखेंगे तो उसमें लिखना है, जैसे 201.48 डिग्री लिखा है, मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम मास m1। ठीक है,
अब हम करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको बताया था कि यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक तो आपने निकालना ही है, इसके बाद हम मेथड अलग अलग यूज करते हैं। तो हमने ये मैग्नीट्यूड निकाल लिए थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के अलग अलग मासेस की वजह से। अब इनको हम एक स्केल यूज करेंगे जिससे हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। तो हमने सुटेबली देखना कि जिस पेपर पे हमने करना है उसका साइज सफिशिएंट है, कि हम जो स्केल ले रहे हैं उसके हिसाब से जो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी उसकी हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, वो हमारे उसमें अकोमोडेट हो जाए और उसको मेजर करने में भी आसानी रहे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 40 केजी मीटर, यानी कि अगर हम, और सबसे बड़ी वैल्यू 7.78 केजी मीटर, यानी कि अगर हम 1 सेंटीमीटर को 10 केजी मीटर लेते हैं तो 4 सेंटीमीटर का सबसे छोटा वेक्टर होगा और 7.8 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा वेक्टर होगा। और ये, तो इसे को हम आसानी से ड्रॉ भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मैग्नीट्यूड हो गए। हमने स्केल ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 केजी मीटर। तो वेक्टर ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M1 R1 को, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 40 केजी मीटर की वजह से 4 सेंटीमीटर। वेक्टर बी सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, M2 R2 को, उसकी लेंथ हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। वेक्टर सी डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, M3 R3 को, उसकी हो जाएगी लेंथ 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से डी, वेक्टर डी की 7.8 सेंटीमीटर। तो ये स्पेस डायग्राम हमने बनाना ही है। ठीक है, चाहे एनालिटिकल हो चाहे ग्राफिकल हो, स्पेस डायग्राम जरूर बनाना, और उस पे सभी जो है हमने मेंशन भी करने होते हैं। अब हम शुरू करते हैं उसको वेक्टर डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो कि M1 R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसी के पैरेलल होना चाहिए, या हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ए बी 4 सेंटीमीटर के बराबर लगाई हमने। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर ए बी। अब वेक्टर बी सी कहाँ से शुरू होगा, जहां पर ये वेक्टर ए बी खत्म हुआ, यानी कि बी से शुरू होगा, उसकी लेंथ होगी 4.5 सेंटीमीटर। किसके पैरेलल होगा ये इसके पैरेलल होगा, मास M2 के पैरेलल। ठीक है, तो उसका तरीका मैंने आपको पहले भी उसमें भी बताया था कि जो एंड पॉइंट है वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और उस वहां से मेजर कर लो प्रोट्रैक्टर से, और तब उसकी लाइन लगा लो तो ये इसके पैरेलल ही आ जाएगी। ठीक है, अगर मेजर करके करोगे इस तरह से तो आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। अब वेक्टर सी डी कहाँ से होगा, जहां पर पहला वेक्टर, इससे पीछे वाला वेक्टर खत्म है, BC वेक्टर था तो सी पे खत्म हुआ तो सी से शुरू किया, तो सी डी वेक्टर कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना है इसका, इसका एंगल है 120 डिग्री। तो कैसे मेजर किया आपने, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और यहाँ से मेजर किया 120 डिग्री। सिमिलरली फिर डी से शुरू किया, अगला वेक्टर वो है 7.8 सेंटीमीटर, तो डी ई। ठीक है, तो ये M4 R4 को कर रहा है। अब यहां तक करने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो पॉलीगन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि ओपन रह गई एक साइड। तो ओपन रहने का मतलब है कि ये सिस्टम हमारा अनबैलेंस्ड है। अब बैलेंस करने के लिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने यहां पर ये जो ओपन रह गया था उसको हमने ए से उसको उस एंड पॉइंट को मिला दिया लास्ट वेक्टर के। तो ए इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो अब ये क्लोज हो गया। अब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो वेक्टर हमने पहले बनाए हैं। अभी रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो ये रहा। ठीक है, तो इसका एंगल हम मेजर कर सकते हैं यहां से। ठीक, तो हमने ये एंगल मेजर कर लिया, और अब ये भी पता है कि अब रिजल्टेंट तो अगर इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट का मतलब है ये चारों के बदले ये अकेला जो फोर्स लगाएगा। अब इस अकेले को हमने बैलेंस करना है, इसके अपोजिट को एक मास लगाकर 0.2 रेडियस पे, जो रेडियस हमें दिया है। ठीक है, तो वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही हमारा बैलेंसिंग फोर्स के बराबर रहेगा और एंगल उसके 180 डिग्री प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, वो कैसे निकालना है, AE की लेंथ मेजर करो, वो आती है हमारी अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। अब ये याद रखना कि जो एनालिटिकल मेथड है उससे बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आती है, और ग्राफिकल से थोड़ा सा
क्योंकि मेजरमेंट में या एंगल मेजर करने में थोड़ी सी गलती कर सकते हैं हम, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो आंसर में कुछ ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेथड आपका ठीक होना चाहिए। तो 2.3 सेंटीमीटर हमने देखा, तो मेजरमेंट आ रही है इसकी। अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारा 10 केजी मीटर के बराबर है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 23 केजी मीटर। यानी कि यही वैल्यू इसकी भी आनी चाहिए, m इंटू 0.2 की। तो एम आर इज इक्वल टू 23 केजी मीटर। एंगल मेजर किया हमने, अप्रोक्सीमेट 22 डिग्री आ रहा है, ठीक। और फिर इसका एंगल कितना हो जाएगा, 22 + 180। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा यहां से, यानी कि हॉरिजॉन्टल से मेजर करके ये एंगल इसका आ जाएगा। तो लेट m इज द बैलेंसिंग मास, देन एम आर विल इक्वल टू वेक्टर ई ए। क्योंकि इसको बैलेंस, ए को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट लगाया हमने, ये वेक्टर ई ए हो गया 23 केजी मीटर, और इसका आर 0.2 दिया है, तो एम की वैल्यू आ गई हमारी 115 केजी। ठीक है, एनालिटिकल से देखते हैं कितना आ रहा था हमारा, 116। तो थोड़ा सा ही वेरिएशन है, ठीक, तो ये चलेगा। तो ये आंसर ये हो गया। अब हमने इसका थीटा मेजर करना है। अब थीटा अगर इससे मेजर करना चाहो तो इससे कर लो, ठीक है। अदरवाइज जो रिजल्टेंट का एंगल आया है उसमें 180 डिग्री ऐड कर दोगे, तो वो थीटा एंगल इसका आ जाएगा 202 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ग्राफिकल मेथड बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। जैसे इसमें तो आपको रेडियस दे दिया, ठीक है, और सभी मासेस के रेडियस दे रखे हैं, और एंगल इसमें केवल बीच बीच के दे रखे हैं, लेकिन हमने कन्वर्ट इस तरह से करना है, या तो डायरेक्टली ही ऐसे दिए होंगे फ्रॉम ए फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, या किसी एक ही मास के साथ सबके मेजर करके, तो उस मास को हम हॉरिजॉन्टल मान लेंगे। तो इतना थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज मोर और लेस ऐसे ही क्वेश्चन करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब इसी तरह अब एक और क्वेश्चन दे दिया है, एक एग्जाम्पल और है, आप इसको भी देख लो। 4 मास दिए हैं, इसमें रेडियस ऑफ रोटेशन दे दिया है, एंगुलर रोटेशन भी दे दी इनकी, ठीक है। ये 40 डिग्री, 120 डिग्री और 250 डिग्री। ये थोड़ा सा प्रिंट में थोड़ा दिक्कत है इसमें, लेकिन ये अलग अलग एंगल है। 150 केजी रिस्पेक्टिवली। जो 150 केजी का मास है उससे ही एंगल मेजर करें, 40, 120, 250, और तो 4 मास है, तो ये एंगल हो गए हमारे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पोजीशन और मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंस मास रिक्वायर्ड इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन इज 0.5। इसमें दिया हुआ एंगल हमारे को, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से भी टेबुलर फॉर्म में रख के सारे सभी मासेस लिख दिए, उनके रेडियस लिख दिए, और एम आर की वैल्यू निकाल ली, थीटा निकाल लिया, और एम आर कोस थीटा ये निकाल लिया, और एम आर साइन थीटा ये निकाल लिया। तो एनालिटिकली करेंगे इसको, तो आराम से इसकी वैल्यूज को उठाया और रख लिया, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से करना है, हो जाएगा इसी तरीके से। अब ग्राफिकली भी इसमें करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ तक की टेबल हमने यूज करनी इसमें, ठीक है। स्पेस डायग्राम है और ये वेक्टर डायग्राम है। इसमें हमने एक स्केल ले लिया, उसी हिसाब से हमने ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, तो इस तरह से डी पे आके हमारा ये वेक्टर खत्म हो गया। तो इतना जो है ओपन रह गया हमारा पॉलीगन। तो ओडी वेक्टर जो रिजल्टेंट को मेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम मेजर करके इसकी लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। और लेंथ निकाल के रेडियस से डिवाइड करके, सॉरी, इसको कन्वर्ट करके वापस केजी मीटर में कन्वर्ट करके, फिर उसको हम रेडियस से डिवाइड करेंगे, जैसे पिछले में किया था सेम वैसे ही है। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम आर का। तो बैलेंसिंग फोर्स इसके अपोजिट होना है, तो वो इधर जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, और इसके अपोजिट हो गया बैलेंसिंग मास। तो मास की वैल्यू आ जाएगी जब हम इसके मैग्नीट्यूड को 0.25 से डिवाइड कर देंगे, और एंगल जो है हम 180 डिग्री प्लस हो जाएगा।
ठीक है। एक और एग्जांपल है, चार मास पांच मासेस दिए हैं, एक ही प्लेन में है, एक ही रेडियस पे है। देखो थोड़ा वेरिएशन क्वेश्चन का किस तरह से हो जाता है। और इनके इसमें से ABC का दिया हुआ है मासेस, और उनकी पोजीशन दी है, ए से मेजर किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि थीटा डायरेक्ट दे रखा है आपको, 210 डिग्री 270 डिग्री। ठीक। फाइंड द मासेस D एंड E फॉर कंप्लीट बैलेंस। तो ये दे दिए। अब रेडियस की वैल्यू नहीं दी, लेकिन ये बता दिया कि सबका रेडियस एक ही है, तो हमने उसको R लिख दिया इसमें। अब इस तरह से इसको लिख दिया। MD और ME हमें नहीं पता, तो इनको हमने निकालना है, दो मासेस के बारे में नहीं पता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये कंप्लीट बैलेंस है, D और E मिला के ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा बैलेंस्ड है। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन आएगी, देखिए। अब टेबल बना ली हमने, MR की वैल्यू निकाल ली, हम ग्राफिकली कर रहे हैं बस इसको। अब इसमें वेक्टर ओ ए हमने स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर, 1 R के बराबर, R की वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो केजी मीटर में निकालने के लिए हमें R डायरेक्ट लिख दिया इसमें, तो 1 R के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना 10 R 5 R की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है। तो हमने 1 सेंटीमीटर को 1 R ले लिया। वो क्यों लिया, क्योंकि आप देखोगे कि मैक्सिमम लेंथ जो है इसकी आएगी 10, और मिनिमम इसमें दे रखी है हमारे 5, तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर 1 R लेंगे तो 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ हम पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हो गया MAR, 5 सेंटीमीटर BR, 8 सेंटीमीटर MCR। वेक्टर CD हमें नहीं पता, तो MDR लिख दिया उसको, वेक्टर DE नहीं पता, MER लिख दिया, हमें इसके बारे में नहीं पता अभी। अब हम इसके वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले वेक्टर OE, ठीक है, सॉरी, OA 10 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, और CD हमें नहीं पता, अभी हम नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन हमें केवल डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन तो पता है ना इसकी। तो 210 डिग्री पे हम C से जो MDR वेक्टर को ऐसे ही एक अप्रोक्सीमेट लेंथ की एक लाइन लगा देंगे इसी डायरेक्शन में। देखो यहाँ तक का आपको पहले दो तीन क्वेश्चन जो किए हमने हमें पता है। इसमें हमें दो चीज नहीं पता, दो मास नहीं पता। हम सी से क्या करेंगे, केवल इसकी डायरेक्शन पता है इस वेक्टर की, हमें वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल ही, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल हम इसको यहां से ड्रॉ करेंगे, लेकिन कहां तक करना है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए एक अप्रोक्सीमेट लेंथ की हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और अब ये पता है क्योंकि कंप्लीट बैलेंस है हमारा सिस्टम। ठीक है। कंप्लीट बैलेंस का मतलब क्या है कि लास्ट में ये क्लोज तो होगा ही हमारा पॉलीगन। तो यानी कि हमारा लास्ट वेक्टर जो है, यानी कि वेक्टर DE, वो हमारा यहाँ पे खत्म होगा। ये तो हमें पक्का हो गया ना। तो फिर हम यहां से ही एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। तो यहां से एक इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, तो जो ये वाली लाइन आई थी और इस लाइन को जब ड्रॉ किया तो ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, जिसको हम बोल देंगे D। समझ रहे हो। तो ये इसमें एक करने वाली चीज है, ध्यान देने वाली, कि हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन पता थी। हमें ये पता थी कि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन में एक लाइन लगाई, और एक, क्योंकि यहाँ पे हमें पता क्लोज होगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमने अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन लगा दी। दोनों जहां मिलेंगे वो अपने आप ही उनकी लेंथ आ जाएगी। अब हमने CD को मेजर करना है, उसकी लेंथ सेंटीमीटर में आएगी, उसको कन्वर्ट कर लेना हमने। ठीक है। और इसी तरह से DE की वैल्यू आ जाएगी, तो ये MER हो जाएगा। तो जैसे एज पर स्केल देखा हमने, MDR जो लेंथ आ रही है वो 8 सेंटीमीटर आ रही है, यानी कि 8R केजी मीटर हम उसको लिख सकते हैं। तो 8R केजी मीटर उसकी लेंथ है, तो उसकी M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 केजी। MD की वैल्यू 8 केजी। इसको मेजर करके देखा तो 6 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लिख 6 सेंटीमीटर तो किसके बराबर, 6R केजी मीटर के। ठीक है। और R से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6 केजी। तो ये वैल्यू ही हमारे से पूछी थी, तो ये आंसर आ गया। ठीक है।
अब एक बार दोबारा देखना चाहें तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकल मेथड भी कर लिया और एनालिटिकल मेथड भी कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, अब इनको कैसे बैलेंस करेंगे? मान लो ये एक शाफ्ट है और इस पे अलग अलग डायरेक्शन में जो है, अलग अलग रेडियस पे मासेस अटैच है अलग अलग प्लेन में। तो मान लो M1 M2 M3 और M4 चार मासी रोटेट कर रहे हैं अलग प्लेन में, P Q R S ये प्लेन है जिनमें वो रोटेट कर रहे हैं, और उनका रेडियस भी R1 R2 R3 और R4 है। और ये एक ही रोटर से अटैच है, एक ही शाफ्ट पे है, और इनकी जो स्पीड है शाफ्ट की वो है ओमेगा रेडियन पर सेकंड, यानी कि सभी मासेस इसी स्पीड से, एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। और F1 F2 F3 F4 मान लिया हमने, इनकी वजह से जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और ये भी एज्यूम करते हैं हम कि जो प्लेन्स हैं अलग अलग मासेस से, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो हमने इससे मेजर करी है सबकी, मान लो P प्लेन में ये है, तो M2 की डिस्टेंस L1 है, M3 की डिस्टेंस L2 है, और M4 की डिस्टेंस इससे है L3। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकी जो है प्लेन पोजीशन दिखाई है इसमें। ठीक है, तो ये प्ले PQRS है, F1 F2 F3 F4 है, M1 की वजह से ये, M2 की वजह से ये, M3 की वजह से ये, और M4 की वजह से ये, इनकी डिस्टेंस दे दी। अब इस तरह के केस में क्या करते हैं हम कि हमें दो तरीके से ही बैलेंस करना है, तो स्टैटिक बैलेंस करना और इसको, और डायनामिक बैलेंस ही करना है। एक्चुअली हमने फोर्सेस को भी बैलेंस करना है, और उनकी वजह से जो कपल्स जो होंगे उनको भी बैलेंस करना है। अब फोर्सेस, पिछले वाले केस में तो सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे थे, तो सिंपल सा था, उसमें रिजल्टेंट निकाल के उसके अपोजिट एक फोर्स लगा देते थे, तो उसकी वजह से जो मास मिलेगा वो निकाल लेते थे। लेकिन अब इसमें तो सारे मासेस अलग अलग प्लेन पे हैं, अब इनके रिजल्टेंट कैसे निकालें? ठीक है ना, तो रिजल्टेंट हम इसको डायरेक्टली वैसे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, हम पहले इसको स्टैटिक बैलेंस कर लेते हैं। सभी फोर्सेस को हम ये मान लेते हैं कि वो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, और जिस प्लेन में हम इनको मान रहे हैं एक्ट कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं रेफरेंस प्लेन। तो एक ये कंसेप्ट होता है रेफरेंस प्लेन का, तो इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार। तो इसमें हमने P को हमने रेफरेंस प्लेन मान लिया। रेफरेंस प्लेन की डेफिनेशन क्या होगी? When several masses rotating in different planes are transferred to a single plane, then this single plane is known as reference plane, which may be defined as the plane passing through a point on the axis of rotation and perpendicular to the axis. तो ये रेफरेंस प्लेन है। तो बैलेंसिंग मास जो हम उसी तरीके से अब निकाल सकते हैं जैसे कि पिछले केसेस में हमने किया था, सिंगल प्लेन वाले केस की तरह। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि F2 भी इसमें ले गए, F3 को भी इसमें ले गए, और F4 भी इसमें ले गए, तो वो वाला केस बन जाता है। लेकिन हमने रेफरेंस प्लेन में बैलेंस तो कर देंगे, लेकिन इसमें जो अगर हम बैलेंसिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो कुछ कपल्स भी जो है हमारे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इस रेफरेंस प्लेन के साथ। ठीक है, तो वो कपल्स कौन कौन से होंगे? F2 L1, F3 L2 एंड F4 L3, यानी कि ये जो है इसके साथ कपल हमारे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो उनको भी हमने बैलेंस करना है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो फोर्सेज लग रहे हैं रेफरेंस प्लेन में, उनका एल्जेब्रिक सम जो है वो जीरो होना चाहिए। इसके अलावा जो कपल्स जो रेफरेंस प्लेन के अबाउट हैं, वो भी उनका भी रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, सिग्मा एम आर एल शुड आल्सो बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है फोर्स पॉलीगन भी क्लोज होना चाहिए हमारा, और कपल पॉलीगन भी
क्लोज होना चाहिए। हम किसी भी प्लेन को रेफरेंस प्लेन ले सकते हैं इनमें से, और ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी प्लेन को सिलेक्ट करते हैं तो हम ये देखना है कि जो उसके लेफ्ट वाले साइड में जो प्लेन है उसकी डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे और राइट वाले प्लेन की हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसकी टॉपिक को समझने के लिए सीधा न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम। अब इसमें बताया कि एक शाफ्ट है जिसमें ए बी सी डी 4 मासेस लगे हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया है 200, 300, 400 और 200 केजी रिस्पेक्टिवली, और उनके रेडियस ऑफ रोटेशन भी दे दिया 80, 70, 60 और 80 मिलीमीटर। और उनके जो प्लेन्स हैं, पहले प्लेन्स ए से उनकी डिस्टेंस दे दी, यानी बी 300 मिलीमीटर दूर है, 400 का प्लेन, अच्छा सी जो है 400 मिलीमीटर दूर है, और डी का प्लेन जो है वो 700 मिलीमीटर दूर है। और द एंगल्स बिटवीन द क्रैंक्स मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, जो एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए ए से बी दिया है 45 डिग्री, और बी से सी दिया 70 डिग्री, और सी से डी 120 डिग्री। और बैलेंसिंग मास जो हमने लगाने हैं, एक्स और वाई प्लेन लेने हमने, ठीक है, दो प्लेन लेने हैं जिनमें हमने बैलेंसिंग मास लगाने हैं, और उनकी जो डिस्टेंस है, ए से एक्स की डिस्टेंस दी है 100 मिलीमीटर, और एक्स और वाई के बीच में दे दी 400 मिलीमीटर, ठीक है, और बिटवीन वाई एंड डी है 200 मिलीमीटर। तो ये प्लेन की पोजीशन भी दे दी, एंगुलर पोजीशन भी दे दी हमें। अब ये कह रहे हैं अगर बैलेंसिंग मास 100 मिलीमीटर रेडियस पर रोटेट करता तो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो जो जो डाटा दिया है वो सारा हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ये हमने मासेस लिख दिए सारे, उनके रेडियस ऑफ रोटेशन लिख दिए, ठीक है, और उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो मीटर में करना चाहिए हमें। और दो मास जो हमने लगाने बैलेंस करने के लिए पूरे सिस्टम को, वो एम एक्स और एम वाई है, लेकिन उनका रेडियस ऑफ रोटेशन हमें दिया हुआ है दोनों का 100 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। मान लो कि एम एक्स जो है एक्स प्लेन में रखा है और एम वाई रखा है वाई प्लेन, जो कि हमारे को बता रखे हैं भाई कहाँ कहाँ है। अब हमारे को ये डायग्राम बनाना, पोजीशन प्लेन्स दिखानी है और एंगुलर पोजीशन दिखानी है, तो इस तरह से हम इनको दिखा देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ये हमारे को दे रखे हैं, उनकी पोजीशन हमारे को पहले से ही दे रखी थी। ए से बी 300 है, ए से सी 400 है, ए से डी 700 है। उसके बाद एक्स की वैल्यू ए से कितनी थी, एक्स प्लेन की 100, और एक्स और वाई के बीच में दे रखी थी हमें 400, और डी से वाई की डिस्टेंस थी 200, ठीक है। तो ये हमारे को दी थी, तो हमने इसको इस तरह से बना लेना है। अब हमने जो है एज्यूम कर लिया कि जो मास ए है उसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, और प्लेन एक्स को हम ले लेते हैं रेफरेंस प्लेन। हमने इसको रेफरेंस प्लेन मान लिया, हम किसी भी प्लेन को रेफरेंस प्लेन ले सकते हैं, ठीक है। अब अननोन जो है मास, उसके प्लेन को रेफरेंस प्लेन लेने में हमें फायदा है, क्योंकि हमारे को आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ये भी बताया था कि इस प्लेन के रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट में जो होंगे वो नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएंगे, और राइट में वो पॉजिटिव। एंगुलर पोजीशन भी हमने प्लॉट कर ली, ए बी सी डी। अब इनके एंगल्स क्योंकि सक्सेसिव दे रखे हैं, ए बी का 45, इसका बी सी का 70 है, इस तरह से दे रखे हैं, हमने इनको कन्वर्ट कर लेना है ऐड करके। ए से बी में 45, तो सी के साथ 70 प्लस 45, जब मैंने पहले भी पिछले भी क्वेश्चन में बताया था। तो टेबुलर फॉर्म में सारी वैल्यूज रख लो, ठीक है। ए रेफरेंस प्लेन एक्स, बी सी एफ, और सॉरी ये वाई, और ये डी। अब इनमें जो जो मास है वो लिख लिए, जो नहीं पता उनको एम एक्स और एम वाई लिख दिया, उनके रेडियस लिख दिए। और एक कॉलम में आएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर की वैल्यू केजी मीटर में, तो ये वैल्यूज निकाल ले, जो नहीं निकली वो 0.1 एम एक्स आ गया, और ये 0.1 एम वाई आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन एक्स, उससे जो डिस्टेंस थी ए की -1 मीटर,
0.1 मीटर, माइनस क्यों लिखा, लेफ्ट में था, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और इसकी खुद की डिस्टेंस खुद से 0 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, ठीक है। ये 300 मिलीमीटर 0.3, 400 मिलीमीटर 0.4, और ये 0.6। एक्स से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। इसकी माइनस 0.1, और इसकी कितनी हो जाएगी, माइनस सॉरी प्लस 0.2, 0.3, 0.4 और 0.6, ठीक है। एक्स से यहां से देखनी है, यहाँ से डी की डिस्टेंस 600 मिलीमीटर है, तो 0.6। अब जो कपल्स की वैल्यू क्या रहेगी इस रेफरेंस प्लेन के अबाउट, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन। अब क्योंकि ए की डिस्टेंस 0.1 है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है, तो माइनस 1.6, और इसकी खुद के अबाउट 0 है तो 0 रहेगी। बी की कितनी हो जाएगी, 21 mr की वैल्यू थी इसकी, बी की डिस्टेंस 0.2, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 4.2, 24 इंटू 0.3, 7.2। इसी तरह से क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता तो 0.04 my, 16 इंटू 0.6, 9.6। समझ गए आप लोग। हमने कपल्स कैसे निकाले हैं, हमने रेफरेंस प्लेन से जो इसकी डिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेफरेंस प्लेन से, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेफरेंस प्लेन से, तो ये वैल्यूज आ गई, यानी कि MRL। अब ग्राफिकली हम जो है MX और MY की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि दो पॉलीगन बनेंगे इसमें, एक तो फोर्स पॉलीगन बनेगा जैसे पिछले केसेस में हमने बनाए हैं, और एक बनेगा कपल पॉलीगन। अब इन दोनों में से कौन सा पहले बनाना हमने, ये देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि किस की हम हमारे पास फोर्स की या कपल की किसकी क्वांटिटी अननोन ज्यादा है या कम है। जैसे अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, अब इसमें देखो दो क्वांटिटीज अननोन है, अगर हम पहले ये बनाने चलेंगे ना तो हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इस केस में हमने दोनों की एंगुलर पोजीशन भी नहीं पता, तो ये कंप्लीट होगा ही नहीं हमारा। अगर कपल पॉलीगन बनाने चले तो आप देखोगे कि केवल एक ही अननोन क्वांटिटी है, यानी कि एक ही लाइन जो है वो हमने लास्ट में जोड़नी है, तो ये आसानी से हमारा बन जाएगा, तो हम सबसे पहले इसको बना लेंगे। हो सकता है किसी केस में आपको कपल फोर्स पॉलीगन बनाना पड़े, तो पता लग जाएगा ये दोनों की एक स्थिति है, तो कोई भी एक पहले बना लो। तो इसमें हमने कपल पॉलीगन बना रहे हैं। स्केल ली हमने, कपल की जो यूनिट आ गई वो 1 kg, केजी मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि MR तो केजी मीटर है ही, इंटू में लेंथ, तो केजी मीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया 1 kg मीटर स्क्वायर के बराबर। वो क्यों लिया मैंने पहले ही बताया था कि देख लेना कि मैक्सिमम लेंथ कितनी आती है और मिनिमम कितनी आती है, तो इतनी ज्यादा भी लेंथ ना हो जाए हमारे वेक्टर की कि हमारे पेज पे ही ना आए, और इतनी छोटी भी ना हो जाए कि वो हम मेजर ही ना कर सकें। तो इसमें हम देखेंगे कि तो मैक्सिमम जो है 9.6 है, तो 9.6 सेंटीमीटर पेज पे आराम से ड्रॉ हो सकता है, और सबसे छोटा है -1.6, तो 1.6 सेंटीमीटर जो है लेंथ वो भी मेजर की जा सकती है। तो इसलिए कपल के लिए हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया 1 kg मीटर स्क्वेयर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर फोर्स के ले लिया, ये हमने ले लिया फोर्स के लिए, ठीक है, फोर्स पॉलीगन के लिए। अब कपल पॉलीगन हमने बनाना है, वेक्टर डी और रिप्रेजेंट द बेल। अब इसमें देखो क्या किया, ओ डैश ए डैश जो कपल था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले
ये जो वेक्टर है ओ डैश ए डैश, ये पहले कपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन इधर क्यों ली, क्योंकि ये माइनस में है, अगर प्लस में होता तो हम इधर लेते। ठीक है, तो ओ ए पैरेलल टू दिस बट इन माइ जो है अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस की वैल्यू इसकी। अब उससे आगे मेजर करके, यानी कि इसके पैरेलल ए बी वेक्टर लगा दिया कपल का। कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, ए बी किसके बराबर है, ए बी है हमारा ये। इससे देखो दोनों के बीच में ये था, ये तो जीरो है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो अगला वेक्टर हमारा यही बनेगा 0.2, यानी कि सॉरी 4.2। ठीक है, उसके बाद ये अगला वेक्टर हो जाएगा बी सी, फिर सी डी, इस तरह से चलते हैं। ओ डैश ए डैश, फिर ए डैश बी डैश, फिर बी डैश सी डैश, जिस तरफ मास के उसके पैरेलल लेते जाओ, और सी डैश डी डैश। ठीक है, अब केवल हमारा यहां तक आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो जो इसका लास्ट पॉइंट था, लास्ट वेक्टर का, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट उसको हमने मिला देना, ये डॉटेड लाइन दिखा रही है। तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट कपल। यह क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट कपल। ठीक है, अब इसको मेजर करेंगे, इसकी लेंथ मेजर करके उसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0.04 my। तो ये हमारा क्या हो गया, किसके बराबर है ये, इसके बराबर। ठीक है ना, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करके वापस केजी मीटर स्क्वायर में लेंथ से, ठीक है ना, जैसे 0.04 my इज इक्वल टू वेक्टर डी ओ डैश 7.5 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 7.5 केजी मीटर स्क्वायर। तो एम वाई की वैल्यू आ गई हमारी 187.5 केजी। और इसकी एंगुलर पोजीशन भी हमने देखी, कितनी है, 12 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द मास ए। ठीक है, तो ये जो करेंगे हम, ठीक है, इसके पैरेलल अगर हम इधर लगाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये एंगल इतना ही आएगा। अगर यहां से मेजर करेंगे, देखो अगर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके यहां से अगर इसको मेजर करते हैं ये, तो ये आएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया हुआ, लेकिन ये क्लॉकवाइज में करेंगे तो केवल 12 डिग्री ही आएगा। तो एम वाई की वैल्यू पता लग गई। अब एम वाई की वैल्यू पता लगने के बाद हम यहां पर ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास 0.1 इंटू एम वाई। तो ये वाला जो कॉलम है, अब इसमें केवल 0.1 एम एक्स जो है हमारे पास अननोन रह जाएगा। अब हम फोर्स पॉलीगन बना सकते हैं आराम से। ठीक है, अब फोर्स पॉलीगन बनाने के लिए उसी टेबल से डाटा लिया, एम वाई की वैल्यू रख दी हमने। तो 0.1 एम वाई की वैल्यू 18.75 केजी मीटर आ गया। बाकी की तो हमने कैलकुलेट की हुई है पहले से ही, तो आप भी कैलकुलेट करके उसमें लिख देना हाईलाइट करके। ठीक है, तो तरीका वही है, वेक्टर ओ ए किसके बराबर है, हमने जो है इसमें 1 सेंटीमीटर 2 केजी मीटर के बराबर लिया है। तो ये 16 केजी मीटर था, ये 21 केजी मीटर था। ठीक है, ये 24 केजी मीटर। पहले भी आपने जो बनाया उसी तरीके से चलना, हमने फोर्सेस के पैरेलल लगाते जाओ। तो हमारा जो लास्ट वेक्टर आ रहा है डीई 0.1 एम वाई के बराबर, यानी कि 18.755 केजी, यानी कि 9 सेंटीमीटर की लेंथ जो है ये आ गई। यहां पर ये खत्म हो रहा है। अब हमें पहले जो किया था उसमें पता है कि जो लास्ट वेक्टर है हमारा, उसका एंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमने ई को ओ से मिला दिया, तो ओ ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो है रिजल्टेंट, और इसके अपोजिट अगर जो लगाएंगे वो हो जाएगा हमारा उसका बैलेंस फोर्स। तो ये किसके बराबर है हमारा 0.1 एम एक्स, ये ही है हमारा जो वैल्यू किसकी रिप्रेजेंट है 0.1 एम एक्स के बराबर। तो 0.1 एम एक्स से हमने मेजर किया वेक्टर ओ, इसकी वैल्यू, तो ये हमारी 9 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं।
तो 9 सेंटीमीटर का मतलब है, सॉरी 18 सेंटीमीटर की लेंथ आई इसकी, 18 सेंटीमीटर का मतलब 36 केजी मीटर। 36 केजी मीटर जो है इसकी वैल्यू आ गई। तो mx की वैल्यू कितना है, 0.1 से डिवाइड किया, 360 केजी। तो इस तरह से हमने mx की वैल्यू भी निकाल ली। और इसका एंगल कितना है, अब यहां से आप मेजर करोगे अगर हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे, ठीक है, तो इसका जो एंगल आ रहा है रिजल्टेंट का, उसमें 180 डिग्री हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसका एंगल यहाँ पर कितना है, इसके अपोजिट अगर जाएंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। हमारा रिजल्टेंट जो बैलेंस्ड फोर्स है वो हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने मेजर किया इसका एंगल, वो बता दिया। अगर एम ए से हमने मेजर किया, बता रहे कि 145 डिग्री इधर से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, और इधर से हमारा चाहता है। तो ये तरीका है। तो मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, देखिए प्रैक्टिस के साथ ही ये आप कर पाओगे। जो जो स्टेप बताए हैं साथ ही साथ करते जाओ, और ये हो जाएगा। 2-4 एग्जाम्पल करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही चैप्टर को हम क्लोज करते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, और ये बैलेंसिंग का टॉपिक हमारा पूरा होता है। और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।